नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। दोस्तों आज के इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं बेसिकली। इसके पहले भी काफ़ी क्लासेस हम ले चुके हैं रिलेटेड टू एमसीक्यू, आज भी इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो ये चल रही है हमारी एमसीक्यू सीरीज रिलेटेड टू बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ दोस्तों, ठीक है, आप नहीं जुड़े हैं तो अब जुड़ जाइए क्योंकि रजिस्ट्रेशन ओवर हो चुके हैं और आप अपनी तैयारी शुरू कर चुके होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं वो हम यहाँ पर अपने सेशन में आपके साथ डिस्कस करते हैं। डेली सुबह 9 बजे जुड़ जाया करिए JIB CIB वाला चैनल पर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी टाइम वेस्ट के। बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर ने इस बार बहुत दुखी किया है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है इस बार। और इस बार हर हाल में हमें बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को क्लियर करना है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज बेसिकली डिस्कस करेंगे आपके साथ मॉड्यूल बी। मॉड्यूल बी यानी कि रिस्क मैनेजमेंट। मॉड्यूल ए में हमने इंटरनेशनल ट्रेड फॉरेक्स बिजनेस की बात करी है। मॉड्यूल बी टोटली आपका रिलेटेड है रिस्क मैनेजमेंट। मॉड्यूल सी ट्रेजरी मैनेजमेंट और मॉड्यूल डी बैलेंस शीट मैनेजमेंट। तो बी में रिस्क मैनेजमेंट, तो पहला टॉपिक जो है आपका ना रिस्क और बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, उसी से रिलेटेड आज के एमसीक्यूज हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगेन दोस्तों, आप अपनी कोई बात हमसे कहना चाहते हैं, हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पर आप अपनी बात कह सकते हैं, कोई क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं और इस चैनल पर आपको CIB की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, फटाफट बताइएगा क्या होगा सही ऑप्शन, जल्दी से जल्दी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिस्क इन बैंकिंग। बैंकों में जो रिस्क है यानी कि बैंकिंग में जो रिस्क है उसके बिहाफ पर इन स्टेटमेंट को कंसीडर करिए। पहला है, रिस्क ऑलवेज रिजल्ट इन फाइनेंशियल लॉसेज फॉर बैंक्स। दूसरा है यहां पर, अनसर्टेनिटी रेफर्स टू इवेंट्स वेयर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ आउटकम्स कैन नॉट बी नोन। बेसल 3 रिक्वायर्स हायर कैपिटल बफर्स फॉर रिस्कियर एसेट्स। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट बताइएगा क्या आपको सही लग रहा है। रिस्क से रिलेटेड बातें आपको बतानी है, बिगिन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला कह रहा है, देखिए, रिस्क ऑलवेज रिजल्ट इन फाइनेंशियल लॉसेस फॉर बैंक। रिस्क से लॉस होता है ये तो कंफर्म है, लेकिन फिर रिस्क को मैनेज क्यों किया जाता है। रिस्क मैनेजमेंट करते हैं ना, कि रिस्क को मैनेज कर लेंगे तो लॉसेस से बच सकते हैं। तो ये कहना कि रिस्क ऑलवेज रिजल्ट इन फाइनेंशियल लॉसेस, ये गलत है। हाँ, रिस्क से फाइनेंशियल लॉसेस हो सकती हैं, लेकिन अगर बेटर रिस्क मैनेजमेंट कर लेंगे तो लॉस को रिड्यूस कर लेंगे। दैट्स व्हाई ये ऑप्शन आपका हो जाता है गलत। दूसरा कह रहा है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब ही अनिश्चितता, जो सोचा ही नहीं गया है, जिसकी एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। तो जिनकी एक्सपेक्टेशन ही नहीं है वो क्या होंगे, ऐसी प्रोबेबिलिटीज ऑफ आउटकम्स होंगे जो कैन नॉट बी नोन, जिनके बारे में आप जानते ही नहीं है। तीसरा, यस, बेसल 3 ने ये बात बताई हुई है कि अगेन हायर कैपिटल बफर रखना है। कैपिटल बफर का मतलब है अपने पास ज्यादा कैपिटल रखनी है अगर आपकी एसेट ज्यादा रिस्की है। कि रिस्की एसेट से तो ज्यादा लॉस हो सकता है, आपको जितना रिस्क उस हिसाब से अपने पास कैपिटल बफर होना चाहिए, जिससे उस रिस्क से होने वाले लॉस की वजह से आप पर, आपके ऑपरेशंस पर कोई प्रॉब्लम्स ना आए। यही इंश्योर करता है यहां पर बेसल। बेसल बेसिकली प्रिवेंट करता है किसी भी बैंक को, ठीक है, अगेन ह्यूज लॉसेस में जाने से, जहां उसकी डिफॉल्ट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो सही ऑप्शन है यहां पर दूसरा और तीसरा। तो अगेन इसके बिहाफ पर सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट, असर्शन कह रहा है, अ जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट यील्ड्स द लोएस्ट रिटर्न इन द मार्केट। अगर कोई जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट है, जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट की यील्ड यानी कि आय लोवेस्ट रिटर्न होती है मार्केट में, सबसे कम रिटर्न्स हैं। इन्वेस्टर्स एक्सेप्ट लोअर रिटर्न इन एक्सचेंज फॉर सर्टेनिटी ऑफ कैश फ्लोज। क्या लग रहा है आपको, जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहां पर सर्टेनिटी के कारण, ठीक है, लोअर रिस्क के कारण और सर्टेनिटी के कारण इसको प्रेफर करते हैं। जैसे समझिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि शेयर मार्केट में निवेश करना चाहेंगे कि बैंक की FD में, शेयर मार्केट में आपको वो रिटर्न जो बैंक की FD एक साल में देती है वो हो सकता है एक दिन में मिल जाए। एक दिन में कई कई शेयर 10-10% तक अप कर जाते हैं, और बैंकों में 10% का रिटर्न नहीं है,
बैंकों में मैक्सिमम एफडी पर इस समय 5 से 7% का रिटर्न मिल रहा है एक साल में। तो 1 लाख रुपए लगाएंगे तो 5 से 7 हजार रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन एक साल के बाद। लेकिन शेयर मार्केट में तुरंत मिल सकता है, लेकिन शेयर मार्केट का दूसरा लॉजिक है, हो सकता है आपके 5-7 हजार अगले कुछ दिनों में या उसी दिन जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट किया हो शेयर प्राइस डाउन चला गया हो तो आपके डूब जाएं। समझ गए मेरी बात? तो ये रिस्क है। तो अगेन याद रखिएगा कि इन्वेस्टर्स इसलिए लोअर रिटर्न्स को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि सर्टेनिटी है वहां पर कैश फ्लो की, पैसा आने की संभावना कंफर्म्ड है। समझ गए कि नहीं? जैसे मंथली इनकम स्कीम्स वगैरह होती हैं, MIS, इसमें पैसा आप लगा दो तो कंफर्म है कि आपको रिटर्न्स हर महीने आते रहेंगे। तो यस, तो यहां पर दोनों बातें सही हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग एलिमेंट्स विद देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शन। ये एलिमेंट्स हैं और ये इनका डिस्क्रिप्शन है, इनको इनके साथ में आपको मैच करना है। रिस्क क्या होता है, अनसर्टेनिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, रिटर्न क्या होता है। तो पढ़ लेते हैं पहली बात इधर, अनप्रिडिक्टेबल शॉक विद नो मेजरेबल प्रोबेबिलिटी। अनप्रिडिक्टेबल, जिनको प्रिडिक्ट ना किया जा सके, वो होता है अनसर्टेनिटी। ठीक है, वो होता है अनसर्टेनिटी, यहां पर याद रखिएगा। और पॉसिबिलिटी ऑफ मेजरेबल एडवर्स डेविएशन, ये होता है दोस्तों रिस्क। बफर टू एब्जॉर्ब अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, ये होती है कैपिटल। कैपिटल क्या है? वो बफर है जो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए होती है। और रिटर्न क्या है? ये कंपनसेशन है रिस्क अंडरटेकन का, जो रिस्क आपने लिया है उसके बदले में आपको रिटर्न मिला है। समझ गए मेरी बात की नहीं? तो अब इसको मैच कर लीजिएगा। 1 का आपने देखा था बी, 2 का ए, 1 का बी, 2 का ए, 1 का बी, 2 का ए, कहीं और नहीं है। ठीक है, और फिर आपने थर्ड का देखा सी, फोर्थ का डी। तो सही ऑप्शन यहां पर क्या निकल करके आता है? ए इज द राइट ऑप्शन। ए इज द राइट ऑप्शन, ये निकल करके आता है यहां पर। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू रिस्क वर्सेस अनसर्टेनिटी। अगेन रिस्क वर्सेस अनसर्टेनिटी, मोटे मोटे शब्दों में समझ लीजिएगा, रिस्क जो पहले से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगेन आप कोई भी काम करने चलते हो तो आपको पता है कि क्या रिस्क हो सकता है। लेकिन अनसर्टेनिटी है अनिश्चितता, जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हो कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगेन उससे रिलेटेड आप समझिएगा और बताइएगा क्या सही ऑप्शन है। रिस्क कैन बी क्वांटिफाइड यूजिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस व्हाइल अनसर्टेनिटी कैन नॉट। बोथ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी कैन बी मिटिगेटेड by tools such as insurance and hedging. In banking, credit risk and market risk are example of risk, whereas sudden geopolitical shocks are uncertainty. क्या लगता है आपको? तो ऑब्वियसली अगेन सही ऑप्शन पहला तो है ही है, रिस्क को क्वांटिफाई किया जा सकता है और अनसर्टेनिटी को क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता है। रिस्क है कि कितना पैसा डूब सकता है, लेकिन अनसर्टेनिटी में कोई कोई क्वांटिफिकेशन नहीं है। देन बोथ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, नहीं बोथ नहीं। अनसर्टेनिटी को मिटिगेट कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी का कोई इंश्योरेंस होता है? इंश्योरेंस किस बात का होता है? मे बी, मे नॉट बी। अगर अनिश्चितता पहले से कंफर्म्ड हो तो उसको मिटिगेट नहीं किया जा सकता, पहले से नहीं पता है। समझ गए मेरी बात की नहीं? ठीक है, तो याद रखिएगा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 and 3 ओनली, यानी कि ए इज द राइट ऑप्शन। ए इज द राइट ऑप्शन, यहां पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following scenario illustrate the risk capital return trade off most accurately? risk capital return trade off, ठीक है, रिस्क कैपिटल रिटर्न ट्रेड ऑफ मोस्ट एक्यूरेटली, ये सिनारियो को आपको एग्जांपल के थ्रू बताना है। अ बैंक इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद जीरो रिस्क। ठीक है, एक बैंक ने इन्वेस्ट किया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जहां कोई रिस्क नहीं है और हाई रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है। अ बैंक इश्यूज अनसिक्योर्ड लोन्स, होल्ड मोर कैपिटल एंड चार्जेस हायर इंटरेस्ट रेट। अनसिक्योर्ड लोन दिया है, कैपिटल ज्यादा रखना पड़ेगा और चार्ज क्या है यहां पर? हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है। अब बैंक रिड्यूसेस कैपिटल एडिक्वेसी, जो पूंजी पर्याप्तता अनुपात आप जानते हो CRAR, उसको कम किया है और रिस्की एसेट्स प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। अब बैंक मेंटेन्स द सेम कैपिटल फॉर बोथ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स।
दोनों के लिए सेम कैपिटल मेंटेन कर रहा है, ठीक है, चाहे सिक्योर्ड लोन हो चाहे अनसिक्योर्ड लोन। तो बेसिकली रिस्क कैपिटल रिटर्न का जो ट्रेड ऑफ है उसके बिहाफ पर कौन सा सही है। अब देखो, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो येट एक्सपेक्ट हाई रिटर्न क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपको लो रिटर्न ही मिलेगा, हायर रिटर्न आप एक्सपेक्टेशन से कुछ नहीं होने वाला। इश्यू अनसिक्योर्ड लोन, एक बैंक ने अनसिक्योर्ड लोन इश्यू किया है तो यस कैपिटल ज्यादा होल्ड करनी पड़ेगी। चार्ज क्या करना है, हायर इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल सही बात है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बैंक रिड्यूसेस कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है, टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, तो ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि कंप्लायंस फॉलो करना पड़ेगा, कंप्लायंस नहीं फॉलो करोगे तो आप पर पेनल्टीज लगाई दी जाएंगी। अब बैंक्स मेंटेन द सेम कैपिटल, ये भी पॉसिबल नहीं है। जब सिक्योर्ड है तो सेम कैपिटल क्यों रखना, समझ गए मेरी बात के लिए, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड के लिए सेम कैपिटल रखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसके बिहाफ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट। जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पर आपको बताना है कौन सा यहां पर करेक्ट है। जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट, फटाफट बताइएगा यहां पर। दे प्रोवाइड लो वेरिएबिलिटी इन कैश फ्लोज, जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट लो वेरिएबिलिटी दे रहे हैं। दे ऑफर हायर रिटर्न्स कंपेयर टू रिस्की, ये तो सीधे सीधे गलत दिख रहा है भाई। अगेन क्या पूछा जा रहा है, जीरो रिस्क, जहां रिस्क है ही नहीं वहां हायर रिटर्न्स मिल सकते हैं रिस्की एसेट्स, नहीं भाई, हायर रिटर्न कब मिलेगा, हायर रिटर्न तभी एक्सपेक्ट कर सकते हो जब हाई रिस्क होगा। और याद रखिएगा हायर रिटर्न होगा, हाई रिस्क होगा, तो हाई कैपिटल भी चाहिए बफर के लिए, हाई कैपिटल बफर, ये बात ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। तो ये तो सीधे सीधे गलत हो जाएगा। दे आर ऑफन बैक्ड बाई सोवरन गारंटी, प्रायः ये सोवरन गारंटी, यानी कि जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट जो है ये सोवरन गारंटी यानी कि सरकार, जैसे सोवरन गोल्ड बॉन्ड, तो सोवरन अगेन जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट है ना, एक किसी भी क्योंकि डिफॉल्ट रिस्क क्या नहीं हो सकता, सरकारें कभी डिफॉल्ट नहीं होती हैं, तो याद रखिएगा ये ऐसा हो सकता है कि अगेन सोवरन गारंटी हो। तो सही ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा, 1 and 3 ओनली। पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन दूसरा गलत है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिस्क विद देयर करेक्ट बैंकिंग एग्जाम्पल। रिस्क आपको जानना है और करेक्ट एग्जाम्पल बताना है यहां पर। क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। क्रेडिट रिस्क आप जानते हो जब कोई डिफॉल्ट कर जाए, पैसा उधार दिया हो वापस ना आए तो क्रेडिट रिस्क। मार्केट रिस्क, बाजार में जो ब्याज दरें हैं, जो एक्सचेंज रेट है यानी कि विनिमय दरें हैं, इनमें फ्लक्चुएशंस आता है, वोलाटाइल रहती हैं, ये सब मार्केट रिस्क में कवर होता है। और ऑपरेशनल रिस्क में बात होती है पीपल, प्रोसेस और सिस्टम फेलियर के कारण। तो क्रेडिट रिस्क अब देखिएगा पहला क्या है, सिस्टम फेलियर ड्यूरिंग एनईएफटी ट्रांजैक्शंस, तो ये ऑपरेशनल रिस्क हो गया क्योंकि सिस्टम की गलती है। बोरोवर डिफॉल्ट ऑन लोन, ये क्रेडिट रिस्क हो गया। लॉस ड्यू टू सडन चेंज इन इंटरेस्ट रेट, ये मार्केट रिस्क है। अब अपने आप मैच कर लीजिएगा यहां पर, ठीक है। पहले का ऑप्शन है बी, फर्स्ट का बी, सेकंड का यहां पर ऑप्शन क्या है, सेकंड का सी, फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, थर्ड का ए इज द राइट ऑप्शन। यही तीन प्रकार के रिस्क होते हैं जिनको याद रखिएगा बेसल के द्वारा कवर किया जाता है, और किसी भी प्रकार का रिस्क बेसल नॉर्म्स के अंतर्गत कवर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, असर्शन पढ़िएगा और रीजन पढ़िएगा। असर्शन है uncertainty is generally excluded from capital adequacy framework such as Basel III. Uncertainty cannot be measured or quantified using probability models, बिल्कुल सही है, आपको दिख रहा है ना, ए और आर दोनों करेक्ट हैं। अनसर्टेनिटी को एक्सक्लूड किया जाता है कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क। पूंजी पर्याप्तता किसके बिहाफ पर रखोगे, रिस्क को मैंने बताया आप क्वांटिफाई कर सकते हो कि कितना पैसा मेरा डूब सकता है, रिस्क है तो क्वांटिफाई हो गया एक अमाउंट, अमाउंट क्वांटिफाई हो गया तो उसके बिहाफ पर आप क्या कर सकते हो, ठीक है, आप यहां पर चीजों को देख सकते हो कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क, ठीक है, क्योंकि ये फ्रेमवर्क उसी के लिए होता है। आप अमाउंट पूंजी पर्याप्तता, पूंजी पर्याप्त पूंजी अपने पास रखोगे ना, तो ये हो सकता है। और अनसर्टेनिटी को कभी भी मेजर या क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, ये तो अभी मैंने बताया। तो दोनों बातें सही हैं और आर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है ए को। नेक्स्ट,
Which of the following best explains why banks demand higher interest rate for risky borrowers? रिस्की बोरोवर्स, जहां पर रिस्क ज्यादा है। जैसे एक सिंपल सी बात करूं, एक गवर्नमेंट में जॉब करने वाला व्यक्ति और एक प्राइवेट जॉब करने वाला व्यक्ति, दोनों अगर लोन लेने जाएंगे तो दोनों के इंटरेस्ट रेट डिफरेंस होंगे। मैं अपना ही एग्जांपल दे दूं, मैंने खुद कार खरीदी थी लोन पर, तो बेसिकली मैं और मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड, दोनों ने सेम डेट पर कार ली थी सेम जगह से। उसके इंटरेस्ट रेट और मेरे इंटरेस्ट रेट में 0.5 का डिफरेंस, क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब करता, ठीक है। उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन मिल गया, मुझे नहीं मिला था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, मुझे अपने आईसीआईसीआई बैंक से मिल गया प्राइवेट से, ठीक है। तो वहां पर 0.5% इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस आ गया, क्योंकि मैं ज्यादा रिस्की हूं, क्योंकि मेरी प्राइवेट जॉब है, जॉब छूट गई तो बंदा ईएमआई कैसे चुकाएगा। तो बैंक जब रिस्क देखते हैं तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं, लोन तो दे देंगे बट रिस्क जहां देखेंगे वहां वो हाई चार्ज कर लेंगे आपसे, ठीक है। तो फटाफट देखिएगा यहाँ पर बैंक क्यों डिमांड करते हैं। टू कंप्लाई विद आरबीआई रिस्क फ्री रिटर्न रेगुलेशंस, टू कंपनसेट फॉर द हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट, बिकॉज रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑलवेज यील्ड नेगेटिव रिटर्न्स, बिकॉज रिस्की बोरोवर्स हैव मोर कोलेटरल। बिल्कुल भी नहीं, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। वो कंपनसेट करते हैं हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट को। भाई अगर रिस्कियर है तो क्या है? हाई प्रोबेबिलिटी है यहां पर डिफॉल्ट की, तो उसी को वो कंपनसेट करते हैं, उसी का वो क्या लेते हैं यहां पर? मूल्य लेते हैं, याद रखिएगा, उसी का मूल्य आपसे वसूलते हैं वो। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस। इन सिचुएशन को कंसीडर करिए। पहला है, अ बैंक डाइवर्सिफाइज इट्स लोन पोर्टफोलियो टू रिड्यूस एक्सपोजर टू अ सिंगल इंडस्ट्री। A bank buys credit default swap to protect against loan defaults. Sorry. A sudden outbreak of war disrupt the global banking system. Which of the above can be classified as risk management techniques? इनमें से कौन सा क्लासिफाई किया जा रहा है रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स में? जल्दी से बताइए, जो भी आपको पता हो फटाफट बताइए। रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स में कौन कौन सा आएगा? यानी कि समझिएगा, बैंक एक तकनीक लगा रहा है जहां पर रिस्क को मैनेज किया जा सके। तो पढ़ते हैं अगेन, पहला ऑप्शन, डाइवर्सिफाई लोन पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफाई का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति को 100 करोड़ का लोन देना, और अगेन 20 व्यक्तियों को 5-5 करोड़ का लोन देना, जिससे 100 करोड़ पूरे हो जाए। दोनों में ज्यादा रिस्क किसमें? एक व्यक्ति को 100 करोड़ देने में या 20 व्यक्तियों को 5-5 करोड़ देने में? एक व्यक्ति को 100 करोड़ देने में ज्यादा रिस्क है। तो जैसे आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हो, आपका रिस्क रिड्यूस हो जाता है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है, बिल्कुल सही बात है। बैंक बाय करता है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट लोन डिफॉल्ट, ये भी बात सही है, ठीक है। अ सडन आउटब्रेक ऑफ वॉर डिसरप्ट द ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम। सडन आउटब्रेक ऑफ वॉर, क्या ये रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक में आएगा? अनसर्टेनिटी, आपने ये थोड़ी ना सोचा था कि वॉर हो जाएगा अभी यहाँ पर, समझ गए कि नहीं? इंडिया में कभी किसी ने सोचा था नेपाल में जंजी इतनी जल्दी बवाल कर देगी और इतना सब कुछ तख्ता पलट हो जाएगा? नहीं सोचा था ना, अचानक से हुआ। इजराइल और ईरान के बीच में वार हो गया था, सोचा गया था? नहीं सोचा गया था, ठीक है। भारत और पहलगाम में भी अगेन पूरी तरीके से हो जाता, भारत और पाकिस्तान के बीच में पहलगाम अटैक को देखते हुए, ठीक है। तो ये सब चीजें समझिएगा, ये अनसर्टेनिटी है, ये मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, इनसे रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। तो 1 and 2 ओनली इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, रिस्क आइडेंटिफिकेशन कैन हैपन एट बोथ ट्रांजैक्शन एंड पोर्टफोलियो लेवल। देखो, दो लेवल होते हैं। ट्रांजैक्शन लेवल का मतलब है हम सिंगल सिंगल ट्रांजैक्शन बात कर रहे हैं। पोर्टफोलियो लेवल का मतलब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस या नंबर ऑफ पर्संस का जब एक पोर्टफोलियो बन जाता है ना, तो कई चीजें ऐसी होती हैं जो पोर्टफोलियो लेवल पर आइडेंटिफाई की जाती हैं, कई ऐसी होती है जो ट्रांजैक्शन लेवल पर, जैसे क्रेडिट रिस्क जो है ना, वो ट्रांजैक्शन लेवल पर आइडेंटिफाई किया जाता है। लेकिन मार्केट रिस्क जो है ना, ठीक है, वो जैसे इंटरेस्ट रेट का बदल जाना, एक्सचेंज रेट का बदल जाना, ये सब पोर्टफोलियो लेवल पर इफेक्ट डालता है। ट्रांजैक्शन लेवल पर इस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है, पोर्टफोलियो लेवल पर इफेक्ट आता है। तो पूछा जा रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली मैनेज्ड ओनली एट पोर्टफोलियो लेवल? इनमें से कौन वो है जिसे ज्यादातर पोर्टफोलियो लेवल पे ही मैनेज किया जाएगा? पोर्टफोलियो लेवल,
फटाफट बताइएगा। सिर्फ पोर्टफोलियो लेवल की अगर बात करें हम यहाँ पर, इसका एक पूरा चार्ट होता है। वैसे फाउंडेशन क्लासेस में मैं करा देता हूँ, पूरा चार्ट बना देता हूँ, आगे भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी का मतलब है आपके पास तरलता कितनी है, तो ये पोर्टफोलियो लेवल पर पता चलेगी, ये पर्सन टू पर्सन पता नहीं चल सकती। ठीक है, तो ये पोर्टफोलियो लेवल पर ही हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैनेज करते हैं लिक्विडिटी रिस्क को, ध्यान रखिए। ठीक है, जैसे एक सिंपल सी बात आपके साथ यहां पर कर रहा हूं, क्रेडिट रिस्क, अगेन यहां पर मेंशन कर देता हूं। क्रेडिट रिस्क जो है ये ट्रांजैक्शन लेवल प्लस पोर्टफोलियो लेवल दोनों पे मैनेज किया जा सकता है। मार्केट रिस्क की बात करते हैं, मार्केट रिस्क, तो मार्केट रिस्क कहां कहां मैनेज किया जाता है, मार्केट रिस्क भी ट्रांजैक्शन और पोर्टफोलियो पर मैनेज किया जा सकता है, ट्रांजैक्शन प्लस पोर्टफोलियो। अब आगे बात आती है ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क की बात करते हैं अगर, तो ऑपरेशनल रिस्क को भी ट्रांजैक्शन और पोर्टफोलियो लेवल पर मैनेज किया जा सकता है, ट्रांजैक्शन प्लस पोर्टफोलियो। इसके बाद अगेन ये तो डायरेक्टली रिस्क की बात हो गई। अब आगे समझ लीजिएगा, यहां पर दो रिस्क और आते हैं यहां पर, इंटरेस्ट रेट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क, इन दोनों को किस पर मैनेज किया जाता है, इन दोनों को मैनेज किया जाता है पोर्टफोलियो लेवल ओनली, पोर्टफोलियो लेवल बस। ठीक है, और कहीं मैनेज नहीं। तो याद रखिएगा, इंटरेस्ट रेट के बारे में आए, लिक्विडिटी रिस्क के बारे में आए, तो दोनों को पोर्टफोलियो लेवल पर मैनेज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू रिस्क मेजरमेंट अप्रोचेस। ठीक है, इनको ध्यान में रखते हुए हम रिस्क मेजरमेंट अप्रोचेस के बारे में बात कर रहे हैं यहां पर, रिस्क मेजरमेंट अप्रोच। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा रिस्क मेजरमेंट अप्रोच के बारे में देखिएगा यहां पर। सेंसिटिविटी फोकसेस ऑन द इफेक्ट ऑफ यूनिट चेंज इन पैरामीटर, ये क्या है, बॉन्ड ड्यूरेशन। वोलेटिलिटी कैप्चर्स बोथ अपसाइड एंड डाउनसाइड मूवमेंट इन रिटर्न्स। अगेन समझिएगा, सेंसिटिविटी के बारे में बात हो रही है, वोलेटिलिटी के बारे में बात हो रही है, और डाउन साइड पोटेंशियल का मतलब कितना नीचे गिर सकता है, तीनों के बारे में बात हो रही है। पूछा जा रहा है विच ऑफ द अबव इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है, जल्दी से बताइएगा। आपको लग रहा हो फटाफट यहां पर बता दीजिएगा। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, यूनिट चेंज, यानी कि एक, जैसे बीपीवी बेसिस पॉइंट वैल्यू बताया था ना, एक बेसिस पॉइंट अगर कुछ बदलाव हो रहा है तो उसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा, वो है सेंसिटिविटी। तो ये बात बिल्कुल सही दे रखी है। वोलाटिलिटी अप एंड डाउन साइड, कितना वोलाटाइल है, यानी कि एक दिन में कितना फर्क आ सकता है, 2 से 6% का फर्क एक दिन में आ सकता है, यानी कि मिनिमम 2 पे जा सकता है, मैक्सिमम 6 पे जा सकता है, ये वोलाटिलिटी हो गई उसकी। ठीक है, डाउन साइड पोटेंशियल का मतलब है सिर्फ एडवर्स डेविएशन, नाम ये डाउन साइड कितना नीचे गिर सकता है। तो ये बिल्कुल सही बातें हैं तीनों, तो यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट, a bank's forex trading desk reports that daily profits vary between 10,000 and 50,000 with an average of 30,000. The appropriate measure of risk to capture that this person is, ये क्या लग रहा है आपको, ये क्या है, एक बैंक का जो फॉरेक्स ट्रेडिंग डेस्क है, ठीक है, यानी कि जो फॉरेक्स में ट्रेड करता है, उस डेस्क ने ये रिपोर्ट किया कि डेली का जो प्रॉफिट है वो 10 से 50,000 के बीच में वेरी कर सकता है। ठीक है, और एवरेज औसत कितना रहता है, 30,000 रुपए के बीच में। तो कभी ऐसा हो सकता है मिनिमम 10,000 हो, कभी मैक्सिमम 50,000 तक ये जा सकता है। तो ये क्या है, ये है दोस्तों वोलाटिलिटी, ये रेंज दे रहे हैं ना, एक बेसिस पॉइंट की बात नहीं हो रही यहां पर, एडवर्स डेविएशन की बात नहीं हो रही है, यहां पर एक रेंज की बात हो रही। तो जब रेंज की बात होती है तो इसको हम वोलाटिलिटी बोलते हैं। देन अगेन सेंसिटिविटी, वोलाटिलिटी और डाउनसाइड पोटेंशियल दोनों की बात आ गई यहां पर, तीनों की बात फिर से। तो अगेन देख लीजिएगा इनके एप्लीकेशंस। तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, सेंसिटिविटी किससे कैलकुलेट होगी, वोलेटिलिटी किससे कैलकुलेट होगी, और डाउनसाइड पोटेंशियल के लिए क्या करना पड़ेगा, फटाफट देखिएगा और बताइएगा। सेंसिटिविटी के लिए क्या करते हैं, सेंसिटिविटी के लिए हम करते हैं ड्यूरेशन एनालिसिस ऑफ बॉन्ड्स।
ड्यूरेशन एनालिसिस ऑफ बॉन्ड, और अगेन वोलाटिलिटी के लिए है वैल्यू एट रिस्क वीआर कैलकुलेशंस, और डाउनसाइड पोटेंशियल का मतलब ही है वर्स्ट केस सिनेरियो, ये स्ट्रेस टेस्टिंग से पता चलती है, स्ट्रेस टेस्टिंग, ठीक है। स्ट्रेस यानी कि बहुत ज्यादा गलत सिचुएशन आ जाए तो फिर हम यहां पर बात करते हैं। Which of the following correctly represents the hierarchy of risk management structure in banks? हायरार्की की बात हो रही है यहां पर। रिस्क को मैनेज टॉप लेवल पर कौन करता है, यानी कि सबसे ऊपर कौन आता है रिस्क को मैनेज। फिलहाल एक बात याद रखिएगा, रिस्क मैनेजमेंट की जो अप्रोच है वो टॉप अप्रोच है, ठीक है, टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर वाले डिसीजन लेंगे, नीचे वालों को बोल देंगे वो फॉलो करेंगे, बॉटम टू टॉप अप्रोच नहीं है। बट टॉप में भी 3-4 बनाए हुए डिपार्टमेंट बनाए हुए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, एल्को होती है यहाँ पर, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी आरएमसी बोलते हैं। तो बेसिकली उसमें आपको बताना है कौन सा यहां पर करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है चीजों। सबसे पहले कौन आता है, फिर कौन आता है, फिर कौन आता है, फिर कौन आता है। कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल जानते होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबसे ऊपर आते हैं, फिर आता है यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, फिर आता है सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, फिर आते हैं यहाँ पर सपोर्ट ग्रुप। सपोर्ट ग्रुप, तो ये अगेन ये लोग यहाँ पर आते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक करेक्टिव सिस्टम है। इतना ही आज के सेशन में, उम्मीद करता हूं आपको सेशन समझ में आया होगा। अगेन दोस्तों, दिवाली आपने बहुत अच्छी मनाई होगी, लेकिन दिवाली के ऑफर्स अभी भी चल रहे हैं, तो दिवाली के बाद अब जागृत हो जाइए थोड़ा सा पढ़ाई के प्रति, और अगेन आइए फटाफट आप सभी लोगों को, ठीक है, अगेन यहाँ पर मैं कुछ दिखा देता हूं ऑफर्स वगैरह, उन सबको देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। अप टू 60% ऑफ आपको मिल रहा है दिवाली की वजह से, ठीक है, जहां पर महापैक्स और लाइव बैचेस पर आप ले सकते हैं ऑफर। 17 से 27 अक्टूबर यानी कि अभी ये ऑफर आप अवेल कर सकते हैं। सीआईबी का महापैक ये आपको मिल रहा है, ठीक है, 24 मंथ्स के लिए 6599 का है, 12 मंथ के लिए 4599 का है, और 6 मंथ के लिए 2999 का ये पैकेज आपको दिया जा रहा है। 20+ बैचेस हैं यहाँ पर, 400+ क्लास नोट्स हैं, 2000+ लाइव क्लासेस हैं, 500+ मॉक क्विजेस और नोट्स हैं, और 24/7 डाउट सपोर्ट आपको मिलता है। तो ये सीआईबी का महापैक, महापैक हमेशा इसलिए कहता हूं, महापैक में सब कुछ इंक्लूड रहता है यहाँ पर। देन सीआईबी का क्रैश कोर्स ये स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, 14 अक्टूबर से, इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप कम समय में पूरे सिलेबस की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं विद कोर कॉन्सेप्ट, तो आप यहाँ पर फाउंडेशन सॉरी क्रैश कोर्स के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको थ्योरी क्लासेस बहुत अच्छे से कराई जाएंगी। 1499 इस समय प्राइस रखा गया, और दिसंबर 2025 के लिए टारगेटेड है, यानी कि आपके एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देन आरबीआई ग्रेड बी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आरबीआई ग्रेड बी का बैच भी लॉन्च कर दिया गया, जहां पर फेज 1 और 2 दोनों की बात करते हैं। बेसिकली वीडियो क्लासेस 1899 में ले सकते हो, प्रो में आपको वीडियो क्लासेस के साथ टेस्ट सीरीज, डाउट क्लास, ये सब कुछ आपको मिलेगा, तो आपको प्रो प्राइस है 3399। देन जेआईबी के लिए जो चारों बुक्स हैं हमने और शॉर्ट करके, क्योंकि अगेन आप जानते हो आईएबीएफ आपको रिकमेंड करता है मैकमिलन की बुक्स, ठीक है, तो अगेन मैकमिलन की बुक्स थोड़ा लेंदी हैं, हमने थोड़ा और बेटर नोट्स बना दिए हैं शॉर्ट्स में। तो ये बुक 4 बुक का सेट, 4 ही आपके सब्जेक्ट्स हैं, इन चारों बुक का सेट आपको अमेजन फ्लिपकार्ट दोनों पर अवेलेबल है, 1224 में आपको मिल जाएगा, आप वहां से ऑर्डर। तो अगेन हमारी आपकी मुलाकात होगी अब अगले सेशन में, तब तक हमें इजाजत, थैंक यू।